नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक बहुत ही खास बात करना चाहते हैं और वो बात है भारत के पहले सैटेलाइट चैनल जी टीवी के बारे में। जी टीवी असल में भारत का ही पर्याय है। जी टीवी भारत का भरोसा है और पूरी दुनिया में हर भारतीय का अपना चैनल है। आप में से बहुत सारे लोग, आपके माता पिता और शायद उनके माता पिता भी जी टीवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं। जी टीवी ने पिछले 29 वर्षों में हमें हंसाया है, हमें रुलाया है, संस्कार दिए हैं और देश के लोगों को स्वस्थ मनोरंजन दिया है। जी टीवी ने पहली बार भारत के परिवार को एक साथ बैठकर टीवी देखना सिखाया और इस दौरान जी टीवी ने कभी अपने संस्कारों से और अपनी प्रोग्रामिंग से समझौता नहीं किया। हमने अपनी भारतीयता को कभी नहीं छोड़ा। आपको जी टीवी देखते हुए हमेशा यही एहसास हुआ होगा कि आप भारत के एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग को देख रहे हैं, उनकी कहानियों को देख रहे हैं, उनके छोटे बड़े सपनों के साथ अपने सपनों को जी रहे हैं। और यही वजह है कि जी ने भी अपने भारतीय सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। जी टीवी दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है और इसके दर्शकों की संख्या कई 100 करोड़ है। जी टीवी भारत के ताज में जड़ा एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जिस पर हमेशा से विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर रही है। आपको याद होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1000 साल पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने, फिर मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा और आज अब ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां आज की ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हैं और इन सब के निशाने पर है आपका अपना जी टीवी। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मीडिया कंपनियों ने भारत के लगभग हर बड़े चैनल को या तो खरीद लिया है या अपनी जेब में डाल लिया है। अब एक ही बड़ा चैनल ऐसा बचा है जो पूरे तरीके से आज भी भारतीय है, जिसे एक भारतीय ने शुरू किया और आज भी उस चैनल को भारत का ही एक परिवार सफलतापूर्वक चला रहा है। और इस चैनल का नाम है जी टीवी, जिसे शेयर बाजार की भाषा में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील कहा जाता है और आप इसे जी टीवी के नाम से जानते हैं। आज से 29 साल पहले 2 अक्टूबर 1992 को सुभाष चंद्रा ने जी टीवी की स्थापना की थी और आज 71 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्रा एक और युद्ध के मैदान में हैं, क्योंकि जी टीवी का एक बड़ा विदेशी निवेशक अब जी टीवी का मैनेजमेंट अपने हाथों में लेना चाहता है। और यह लड़ाई असल में कंपनी के शेयर्स या कंपनी के स्टॉक्स की नहीं है, यह लड़ाई आत्मसम्मान की है और भारत के सबसे बड़े मीडिया ब्रांड को बचाने की है। आज सुभाष चंद्रा खुद हमारे साथ डीएनए के जी न्यूज के स्टूडियो में होंगे, जो आज आपको जी टीवी की इस नई लड़ाई के बारे में बताएंगे। आज हमने एक हैशटैग आपके लिए बनाया है और वो है हैशटैग देश का जी, क्योंकि ये आपका जी है, ये भारत का जी है, ये देश का जी है। और आप भी इस इंटरव्यू के दौरान, इस प्रोग्राम के दौरान इस हैशटैग पर ट्वीट करके इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपके अपने विचार क्या हैं? अगर आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस समय जील कंपनी में सुभाष चंद्रा और उनके परिवार के पास 3.99% की हिस्सेदारी है, जबकि वो इस कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने ही इसे 1992 में शुरू किया था और 18% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्को और OFI ग्लोबल चाइना फंड इस कंपनी में सबसे बड़े निवेशक हैं 18% के साथ, और बाकी छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी हिस्सेदारी आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। तो ये जी टीवी की पूरी हिस्सेदारी इस समय आपके पास है, जिसमें सुभाष चंद्रा और उनके परिवार के पास अब 3.99% हिस्सेदारी बची है। अब सबसे बड़ा निवेशक होने के नाते इन्वेस्को जी टीवी के मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदलकर अपने लोग, अपने डायरेक्टर्स लाना चाहता है और पुनीत गोयनका को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद से हटाना चाहता है। और इसके लिए उसने शेयर होल्डर्स की EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का नोटिस दिया है और कहा है कि कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होने के नाते ये उसका अधिकार है। इसके लिए वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल भी अब जा चुका है। उधर जी टीवी का, जील का ये कहना है कि वो इस नोटिस को गैर कानूनी मानता है।
अब इसमें दूसरा मुद्दा यह है कि 22 सितंबर को ही जील और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय की घोषणा हुई है, जिसके तहत यह तय हुआ था कि मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका जील के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी नई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने रहेंगे। और इस खबर के बाद कंपनी के एक शेयर की कीमत 281 रुपए से उठकर 336 रुपए तक पहुंच गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो विदेशी कंपनी पहले जील के प्रदर्शन से बहुत खुश थी, जिसे पुनीत गोयनका के नेतृत्व में पूरा भरोसा था, उसे सारा मुनाफा अच्छा लग रहा था, प्रदर्शन अच्छा लग रहा था, वो अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को बदलने की मांग क्यों करने लगा? शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन करने के साथ जील अपने निवेशकों को हर साल काफी प्रॉफिट दे रहा है। वित्त वर्ष 2020 और 21 में इस कंपनी का सालाना मुनाफा लगभग 800 करोड़ रुपए था, जबकि कंपनी का कुल रेवेन्यू 7,840 करोड़ रुपए था, जिसे आप शानदार प्रदर्शन कह सकते हैं। इस वर्ष के पहले 3 महीनों में भी जील को 208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। इसलिए विदेशी कंपनी इन्वेस्टरों पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि वो किस खास मकसद से और किसके कहने पर बाकी निवेशकों के हितों के खिलाफ जाना चाहता है, ये सब किस मंशा से हो रहा है और इसके पीछे कौन है। आज जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा हमारे साथ होंगे और उनसे हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। उससे पहले पिछले 29 वर्षों में जी टीवी ने न सिर्फ देश की सोच को बदला, बल्कि इस दौरान जी टीवी अपना रंग और रूप भी आपके साथ साथ बदलता रहा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस बदलाव की यात्रा का एक छोटा सा ट्रेलर, एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस बदलाव की यात्रा को देखेंगे तो इसके साथ साथ आपको अपने जीवन की यात्रा भी याद आएगी, अपना बचपन याद आएगा, अपनी जवानी याद आएगी, कैसे जी टीवी के साथ साथ आपकी जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ती चली गई। अब आप देखिए। अपनी कुर्सी पर क्या समझती हैं आप कि अपने पैसों से किसी को भी अपना गुलाम बना सकती हैं? हेलो, कोई प्रॉब्लम? मुझे खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो, और सबसे अलग दोस्त। मैं कोई अलग वलग नहीं हूँ। वैसे असल में बात यह है कि तुमने सिर्फ राहुल की दुनिया देखी है, जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक ही लिमिटेड है। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो क्या है कि मैं और अलक मैडम हम लोग शादी कर रहे हैं। ये सवाल सतीश ने पूछा इसलिए कह रहे हो। अगर योगेश ने ये तू की बातें मत करो सावी। सतीश मेरा उतना ही बेटा है जितना कि योगेश। स्वीटी, एक बात बता, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? लड़का ढूंढने। क्या? श्रीलंका घूमने? स्वीटी, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बानी, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते मिस्टर वालिया। यही तो एक चीज है जो इतने साल आपका साथ देगी, और बाद में भी। सावन की घटा छाई, तुम सरम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे शीश लाल लाल।
असल में तारीफ का सारा क्रेडिट इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम के बनाने वालों को, इस प्रोग्राम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने भी पूरे यूनिट के लोग इन्वॉल्व हैं, असल में क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने एक अंताक्षरी जैसी मामूली सी घर की चीज को इतने बड़े पैमाने के ऊपर बना दिया। तो क्रेडिट, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि पिछले लगभग 30 वर्षों में जी टीवी ने कैसे आपके जीवन में इतने सारे रंग भरे हैं, और मुझे यकीन है कि ये सारी वीडियोस देखकर, ये क्लिप्स देखकर आप भी आज बहुत भावुक हो गए होंगे। इस समय जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा खुद हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आज आपको जी टीवी की इस नई जंग, इस नई लड़ाई, इस नए युद्ध के बारे में आपको बताएंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार। 1992 में आपने इस चैनल को लॉन्च किया था, और उसके बाद भारत की कई पीढ़ियां इसे देखते देखते बड़ी हुई। आज उसी जी टीवी पर एक विदेशी कंपनी का खतरा मंडरा रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सुधीर जी, ये खतरा तो पहले भी मंडराया था। क्या है कि जी टीवी एक ऐसे समय में लॉन्च हुआ, शुरू हुआ 1992 में, जब हमारे देश में दूरदर्शन केवल एकमात्र चैनल था, और दूरदर्शन की अपनी एक बाधाएं, उनकी अपनी एक मर्यादा होती है। उनको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का काम करना पड़ता है, इसलिए वो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत कम प्रोग्राम दिखाते थे, तो जगह खाली थी। इसलिए जी टीवी 1992 में आया, उसने उस जगह को भर दिया, और ये एक ऐसी चीज़ बन गई, मैं कहता हूँ, जो कि आज अगर 10 लाख करोड़ रुपया भी कोई खर्च करे, और मैं बड़ी जवाबदारी से ये बात कह रहा हूँ, 10 लाख करोड़ रुपया भी कोई खर्च करे तो ये वापस रिक्रिएट नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो हमले की बात है, मैं 1 मिनट में कहता हूँ आपको, क्योंकि इस नेटवर्क को देख के अपने देश की 3-4 जनरेशन बड़ी हुई है पिछले 30 साल में। सब ने इसको प्यार दिया है। आज भी हमारे यहाँ बम्बई में एक गोडाउन है जहाँ वो पेपर फैक्ट्री थी, वहाँ पे आज भी 10 करोड़ चिट्ठियाँ 1992 से लेकर 1995-96 तक की पोस्ट कार्ड पड़े हुए हैं। तो ये चैनल मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल इन्वेस्को का नहीं है, ये चैनल देश के, भारत के 2.5 लाख शेयर होल्डर्स का चैनल है। इसके ऊपर विदेशियों का अटैक 1994 में भी हुआ। 1994 यानी 2 साल केवल हुए थे। उस समय मुझे $500 मिलियन ऑफर किए गए एक विदेश के मीडिया बैरन के माध्यम से। मैंने उस समय भी उसको कहा था कि इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल। तो आज भी ऐसी कुछ स्थिति बनती दिख रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज इन्वेस्को एक शेयर होल्डर है, मालिक नहीं है। और आई एम श्योर आज आपके इस कार्यक्रम को वो देख रहे होंगे, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो शेयर होल्डर की तरह से व्यवहार करें, ना कि एक मालिक की तरह से व्यवहार करें। और यदि और जो शेयर होल्डर हैं, जो रियल मालिक हैं 2.5 लाख लोग, उनको निर्णय करने दें। तो आपके हिसाब से आज जी टीवी का मालिक कौन है? 2.5 लाख शेयर होल्डर, पब्लिक। इस जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के मालिक आज कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। 2.5 लाख शेयर होल्डर हैं। इस देश के 90 करोड़ व्यूअर जो रोज़ जी टीवी को देखते हैं, जी नेटवर्क के किसी न किसी एंटरटेनमेंट चैनल को देखते हैं, वो मालिक हैं। इसके 90 करोड़ भारत में और 60 करोड़ विदेशों में लोग रोज़ इसको देखते हैं। वो 150 करोड़ लोग मालिक हैं इसके। तो इसलिए इसका कोई मालिक नहीं है। मैं भी मालिक नहीं हूँ, पुनीत गोयन का भी मालिक नहीं है। जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि इन्वेस्को को अपनी मंशा पहले साफ करनी चाहिए। इससे आपका क्या मतलब है? मेरा ये कहना है कि इन्वेस्को एक, मुझे पहले तो उनका पता नहीं है स्ट्रक्चर क्या है। ओपनहाइमर जो शुरू में जिसके लोगों ने बात की थी, वो तो हमें समझ में आता था कि अमेरिकन फंड है। ये जो फंड है जिसने
OFC चाइना फंड LLC कुछ ऐसा नाम है। हमें इसका पहले तो समझ में नहीं आ रही कि ये चाइना का फंड है कि कहाँ का फंड है। दूसरा, वो तो चलाने वाले नहीं हैं। इतने बड़े मैमथ नेटवर्क को एक प्राइवेट इक्विटी का व्यक्ति चला नहीं सकता। तो ज़रूर कोई ना कोई उनके पीछे है, जिस कारण से, जो आपने पहले, मैं आपके कार्यक्रम में सुन रहा था, आपने कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलना चाहते हैं, पुनीत गोयनका को बदलना चाहते हैं। वो नहीं है, वो इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। वो टेक ओवर करना चाहते हैं, देश के, भारत के कानून के विरोध में उसको टेक ओवर करना चाह रहे हैं। वो सीधे रास्ते से नहीं आ करके एक गुप्त रूप से, इलीगल तरीके से टेक ओवर कोड को हटाते हुए, बचाते हुए, I&B मिनिस्ट्री की जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस डायरेक्टर्स को लेनी चाहिए उसको भी बचाते हुए, केवल वो एक कंपनी लॉ का एक प्रावधान है, उसके पीछे छुपकर इस कंपनी को हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। जी, तो जो ज़ील यानी जो जी टीवी है, ज़ील का जो बोर्ड है, उस पर आज किसका कंट्रोल है? उस बोर्ड पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आज 6 बोर्ड मेंबर हैं, 7वां पुनीत गोयनका है। वो इस विषय में वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। 6 के 6 बड़े इज्जतदार डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट निर्णय वो लेते हैं। आज एक प्रश्न उठ रहा है कि आप EGM बोर्ड क्यों नहीं होने देता। ये भाई उन बोर्ड से पूछो, बोर्ड इंडिपेंडेंट है, उन्होंने अपने लीगल एडवाइज़र अपॉइंट कर रखे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय ली है, उनको ये बताया गया है, जो मुझे पता लगा है, कि ये जो रिक्विजिशन इन्वेस्को की तरफ से आई है वो इल्लीगल है। इल्लीगल रिक्विजिशन के ऊपर बोर्ड का एक ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी बाउंड है बोर्ड। अगर वो गलत है तो वो शेयर होल्डर के सामने वो चीज़ को प्रस्तुत ना करें, बल्कि उसको एक्सपोज करें। ये उनकी ड्यूटी है, ये कानूनन बात है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर रिक्विजिशन ऐसा कोई अगर इल्लीगल है, उसमें कमियां हैं, अगर वो कानून के विरोध में है, तो उसको वो नकारें। बोर्ड का इंडिपेंडेंट निर्णय है। पुनीत गोयनका का, मेरा, किसी का भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जी, आज जब हम रिसर्च कर रहे थे दिन में इन्वेस्को के बारे में, तो हमने देखा कि इन्वेस्को कोई आज का इन्वेस्टर नहीं है, काफ़ी पुराना इन्वेस्टर है। इससे पहले पुनीत गोयनका की जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से उन्होंने ये अपनी पलटी मारी और अचानक से उनकी जो राय है ये अचानक बदल गई। देखिए, ये मेरे निजी राय है, मैं ये ना कंपनी की राय कहता हूँ, ना पुनीत गोयनका की राय कहता हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के रूप में, जो कि आज ज़ील का कोई पदाधिकारी नहीं है, ना मैं डायरेक्टर हूँ, उस रूप से कहता हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति इन्वेस्को में बेईमानी कर रहा है। अपने, शायद अपने बड़े अधिकारियों को भी शायद वो ठीक से बात नहीं बता रहा है, या बता रहा है तो इस रूप से बता रहा है कि जिसमें वो भी उसका साथ दे। तो ये कुछ बदल गया है इन्वेस्को में। वो इन्वेस्को नहीं है, ये इलीगल काम करने वाली इन्वेस्को या तो चाइना की कंपनी है जिसको कोई डर नहीं है किसी से, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मैंने भी लोगों से पूछा है, कानून के जानकारों से पूछा है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पहले से कोई डील करके रखा है, ज़बानी हो या लिखित में हो, तो भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, टेक ओवर है। सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए कानून के मुताबिक, उसको संज्ञान को लेके उसका सामने लाए। और मैं ये कहता हूँ कि मैं तो ज़ील के बोर्ड से भी कहूँगा कि आप इन्वेस्को से बात करें, उनको कहें हम EGM करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी डील सामने लाओ, हमें बता दो, हम शेयर होल्डर के सामने रखेंगे, भाई ये इन्वेस्को की डील है, ये सोनी की डील है, आप निर्णय करें, तय करें किसको करना है, किसको नहीं करना। शेयर होल्डर चाहते हैं पुनीत गोयनका हट जाए, हट जाएगा, हटेगा ही, हटना ही पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं, क्योंकि उसको पिछले वर्ष शेयर होल्डर की मीटिंग ने ही 5 साल के लिए MD अपॉइंट किया।
जी, इन्वेस्को ये कहता है कि मैं 18% का शेयर होल्डर हूँ, लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ मैं, और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं ईजीएम बुलाऊं, और जील का जो बोर्ड है वो बीच में आ रहा है, वो ईजीएम नहीं बुलाने दे रहा है। ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और शायद हो सकता है इसी कारण से मुझे आज मीडिया के सामने आना पड़ा, क्योंकि इंप्रेशन तो क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्को जो है वो डॉलर में डील करता है, हम रुपए में डील करते हैं। वो $1 74 रुपये का है, हम रुपए में हैं, तो हमारे से 74 गुना तो बड़े वैसे ही हो गए। उनके पास पावर है, उनके पास ताकत है, पैसे के बल पर कुछ भी इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक सच्चाई ये है कि दिस इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ अ टेक ओवर ऑफ ए कंपनी इन ए क्लैंडस्टाइन मैनर। गलत तरीके से, इलीगल तरीके से वो टेक ओवर करना चाहते हैं, जिसको ये देश का कानून अलाउ नहीं करता। लेकिन वो छुपे हुए हैं इन्वेस्को के, एक जो आपने कहा कि 18% शेयर होल्डर हैं। 18% शेयर होल्डर हैं आप, पर मालिक नहीं हैं। ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। इस देश में कानून है, उस कानून को पालन करिए, उसके मुताबिक लीजिए। मैं कहता हूँ आप ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर करिए, ले लीजिए कंपनी। कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। अब हमारे देश में आप देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, हमारे देश में सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एनसीएलटी भी है। तो आप क्या चाहेंगे कि ये जितनी जो संस्थाएं हैं ये इसमें हस्तक्षेप कैसे करें और क्यों नहीं कर रही हैं? मैं ये कहता हूँ, देखिए, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो उनको जो कागज़ पे सामने दिखाई दे रहा है उसके पीछे जाना पड़ेगा, उसको ट्रांसपेरेंटली देखना पड़ेगा, उसके लिए 10 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वो नहीं पूछना चाह रहे हैं, क्यों नहीं पूछना चाह रहे हैं, ये तो सरकार का काम है। सरकार उनसे पूछे, क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? जी को एक बिजनेस नहीं है, इस देश के 90 करोड़ लोगों की मिल्कियत है। जो लोग रोज़ इसको देखते हैं, जो अपने घर में जी को आने देते हैं 2.5 घंटे के लिए, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ रोते हैं, उसके साथ बड़े होते हैं, तो क्या वो एक विदेश के जो आज OTT पर प्रोग्राम आते हैं वो देखेंगे? वो देख नहीं सकते। माँ बेटे के साथ बैठ के नहीं देख सकती, बाप बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता। इस प्रकार का कंटेंट आता है। आज इस देश में अगर एंटरटेनमेंट के हिंदी भाषा में या किसी भारतीय भाषा में अगर कोई चैनल है जो जिसको परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है, वो जी नेटवर्क है, और कोई नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इस समय सुभाष जी, आपको लगभग 180 देशों में लोग देख रहे हैं और उनकी संख्या सैकड़ों करोड़ में होगी, और आपको भारत का मीडिया मुगल कहा जाता है, आपको फादर ऑफ इंडियन टेलीविज़न कहा जाता है, और आपने सिर्फ जी टीवी नहीं, भारत में मीडिया उद्योग जो है, टीवी का जो इंडस्ट्री है, इसको भी आपने शुरुआत की। एक ज़माने में जब आप अपने पीक पर थे, आप पावर लिस्ट में सबसे ऊपर होते थे इस देश की, और आज ये जो समय है, किस तरीके से आप देखते हैं आज? मैं तो अपने आप को आज भी पीक पे मानता हूँ। समय देखिए कभी भी परमानेंट नहीं होता, ऊंच नीच चलती रहती है। कोई भी समय अच्छा हो या बुरा हो, एक नहीं रहता। लेकिन व्यक्ति को अपना जो सोच है, अपनी विचारधारा है, उस पर टिके रहना चाहिए। मैं पीक पे था, आज भी मैं मानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे अंदर जो भारतीयता, भारत के बारे में सोच, भारत के लोगों के प्रति प्यार, लोगों का मेरे प्रति प्यार जो है, उसलिए मैं बदल नहीं सकता। मैं पीक पे ही रहूँगा और पीक पे रहूँगा। अगर ये टेक ओवर हो जाता है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की, और मुझे यकीन है कि हमारे जो देश के लोग हैं इस समय जो आपको सुन रहे हैं, आप भी, हमने आपके लिए एक हैशटैग आज क्रिएट किया है, देश का जी, क्योंकि ये देश का जी है, भारत का जी है, ये आपका जी है। और अगर ये टेक ओवर हुआ तो आपके घर में, आपके परिवार में, आप जो देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए आप
ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आप सुभाष जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो भी आप ट्वीट करके इस समय, क्योंकि हम लाइव हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन सर, अगर ये टेक ओवर हो गया तो अब इसके बाद आप कैसी तस्वीर देखते हैं? मैं नहीं मानता कि ये टेक ओवर होगा, और जो टेक ओवर करना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़िए, लड़ाई करेंगे तो मैं भी लड़ाई करूंगा। मैं इसलिए करूंगा कि मेरे को उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, मुझे को उसमें पैसा नहीं मिल जाएगा अगर आप टेक ओवर नहीं कर सके तो। हाँ, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं अपने आप से ईमानदार रहा। मेरे को और जी को जो बनाने वाले जो 90 करोड़ लोग भारत में देख रहे हैं उनके साथ ईमानदार रहा। मैंने उनके साथ धोखा नहीं किया, मैंने उनके बात को रखा, और इसको सोचते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप टेक ओवर करना चाहते हैं तो आइए, खुशी से टेक ओवर करिए, ओपन ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर को दीजिए, वो आपको देना चाहते दें, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, खुशी की बात है। मुझे भी खुशी होगी, मैं भी ताली बजाऊंगा, मैं भी शायद 2-4% शेयर जो हमारे परिवार के पास है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से हथियाने की आप सोच रहे हैं, ना तो ये होगा, ना होने देंगे, ये देश नहीं होने देगा जी, इस देश की सरकार नहीं होने देगी। आप तो इस चैनल के संस्थापक हैं और आपने खून और पसीने से और पैशन से इस कंपनी की स्थापना की, और आज के जो निवेशक हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हर चीज़ को डॉलर में तोलते हैं। तो इसको आप एक बिजनेस डील की तरह मानते हैं, या ये इट मेक्स यू वेरी सैड ऑल्सो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, ना मुझे सैड करता है ये चीज़, ना कोई चीज़ बड़ी खुश करती है। मैं ये मानता हूँ कि इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी भी गई, हटी। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आज एक बता दूं कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने ख़रीदा आज से 25 साल पहले। आज यूके की जो कंपनी थी, ये फर्स्ट कॉरपोरेट था, उनके टेक ओवर पैनल ने मुझे नहीं खरीदने दिया। वो चीज़ अभी भी खत्ती में पड़ी है। आज भी मेरे 2.5 लाख पाउंड ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। तो 1995 में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की वही चॉप से मैंने वो कंपनी खरीदी, रिकॉर्ड पे है। लेकिन वहाँ के टेक ओवर पैनल ने मुझे लेने नहीं दिया। वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा आप क्यों चाहते हैं लेना। मन में तो था मेरे कि भाई मैं तो उस चॉप पर कंट्रोल करना चाहता हूँ जिससे आपने राज किया। लेकिन मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, देखिए ये शर्ट जो है अगर उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का लगा होगा वो $5 की शर्ट $15 में बिकेगी, इसलिए ले रहा हूँ। तो वो नहीं माने, नहीं लेने दिया, और मैं भी उसको चुपचाप नतमस्तक हो गई, बैठ गया। वहाँ का टेक ओवर कोड है, पैनल है, वो नहीं अलाउ कर रहा, नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि अब ज़्यादातर हर चैनल विदेशी कंपनियों की या तो जेब में जाकर बैठ चुका है या उसे ख़रीदा जा चुका है, एक जी अकेला एक ऐसा भारतीय चैनल है जो अभी भी बचा हुआ है, और किस तरह की कोशिश होनी चाहिए, हमारे दर्शक इसमें क्या कर सकते हैं, आपका साथ कैसे दे सकते हैं? दर्शक तो अभी मैंने सुना आपको कहते हुए कि देश का जी उस हैशटैग पे वो लोग लिखें जी, ट्वीट करें, सरकार को लिखें, खड़े हों और इसको रोकें ये होने से, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये सिंपल चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका ओनर हम हैं, उनकी ओनरशिप है। वो अगर अपनी चीज़ को जाने देना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, कोई क्या करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है दर्शकों पर भी और इस देश पर भी, इस देश के सिस्टम पर भी, कि वो ये लोग नहीं होने देंगे। जील के बोर्ड ने एक ये अप्रूवल दिया है सैद्धांतिक रूप से कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ मर्ज हो जाए जील, लेकिन सोनी भी तो एक विदेशी कंपनी है। फिर आपके ऊपर दोबारा से लोग कि एक और विदेशी कंपनी के साथ हमने विलय कर लिया। नहीं, सोनी का जो टर्म उन्होंने दी है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये एक प्री कंडीशन डाली है कि पुनीत गोयनका कम से कम 5 वर्ष के लिए इस कंपनी को चलाएगा। तो जो सोनी ग्रुप है, जापान के लोग हैं, वो लोग एज ए टीम प्लेयर प्ले करना चाहते हैं। वो जी नेटवर्क को भारत के मैनेजमेंट में ही रखना चाहते हैं।
वो लोग अपना मैनेजमेंट नहीं डालना चाहते, जबकि इन्वेस्को के पीछे कौन है, कौन से विदेशी ताकत है, कौन मीडिया कंपनी है, कौन लोग हैं, ये मुझे नहीं पता। उनकी क्या मंशा है मुझे नहीं पता, पर लेकिन जो दिख रहा है उससे उन्होंने पहले कंडीशन डाली, पहले पुनीत गोयनका हटेगा। अरे भाई हटेगा, चलो हटा दो, लेकिन कंपनी लॉ में ये है कि कंपनी कोई भी बिना एक फुल टाइम डायरेक्टर के 1 मिनट नहीं रह सकती। तो क्या आप एक चलते हुए समुद्र में चलती हुई कश्ती को बिना पतवार चलाने वाले के छोड़ देंगे और उसमें सवार लोग हैं वो डूब जाएं, नाव भी डूब जाए? तो वो मंशा ठीक नहीं नज़र आती, इसलिए जो बात कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमने जो हैशटैग दिया था आज, देश का जी, हमें भी नहीं पता था कि लोग कैसा किस तरीके से रिएक्शन देंगे, और आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस समय ये जो हैशटैग है ये पूरे भारत में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लाखों लोग अभी तक इसके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड पीपल आर रियली रियली वेरी इमोशनल अबाउट दिस होल अफेयर। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो लोगों को बात समझ में आ रही है, एंड पीपल विल स्टैंड अप। पक्का है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के लोग इस जी को कहीं जाने नहीं देंगे, इसको बिगड़ने नहीं देंगे। आप जब ये अपनी पूरी बात उठाना चाहते थे, हमने ये भी देखा, आपको लगता है कि देश का मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग आपकी बात को समझ रहे हैं, कुछ लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं या मैं कहूँगा समझना नहीं चाह रहे हैं, या समझना नहीं चाहते। हाँ, तो ऐसा होता है, हर जगह होता है। आज अगर इस देश में जयचंद नहीं होते तो ये देश गुलाम ही नहीं होता। तो देश को गुलाम करने में देश के लोगों का भाग रहा, तो कुछ लोग होते हैं, पर हम लड़ेंगे उनसे, कोई बात नहीं। जी, फिर से मैं आपसे वो सवाल पूछता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक क्लिप चलाई और दर्शक तो ज़रूर इमोशनल हुए होंगे, मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि हम बचपन से उन चीज़ों को देखते हुए हैं, और इस देश को आपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े गायक दिए हैं, और जो पूरा उद्योग हमने खड़ा किया है। इसलिए आपसे दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ कि 1992 में जो सफ़र आपने शुरू किया, इतना शानदार सफ़र था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में हैं। सुधीर, इस बात को हम ज़्यादा ना करें तो ठीक है, ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। आज मैं भी चाहूँ तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया कि इतने करोड़ों पोस्ट कार्ड जी को लिखे जाते थे, जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को, जब अप्रिशिएट भी किया है। जब हमने कोई गलती की, उस दौरान में हमसे गलतियाँ हुई, गलत प्रोग्राम दिए गए, उस वक्त लोगों ने जूतों के हार मेरे लिए भेजे हैं, मैंने उनको हृदय से स्वीकार किया है। मैं कई जगह जाता था देश में, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर लोग आते थे और लोगों ने मेरे को ब्लैक बैजेस दिखाए हैं, इसलिए कि मैं हिंदी भाषा को पूरा शुद्ध रूप से नहीं बोल रहा हूँ जी टीवी के कार्यक्रमों में। उसमें अंग्रेजी का मिश्रण भी है, उर्दू का मिश्रण भी है। कहा है लोगों ने, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैंने उनको नमन होकर स्वीकारा है। लेकिन ये बात फिर कभी सही। जी सर, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी टीवी को लोग बहुत प्यार करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि ये देश आपका साथ देने के लिए, जी टीवी का साथ देने के लिए एकदम एक साथ एकजुट खड़ा हो जाएगा। और ये जो समय है ये सही गलत की बात तो बताता ही है, सच्चे दोस्त की भी परिभाषा आपको सिखाता है। आपको भी ऐसा लगा ऐसे समय में जब आपने लोगों से मदद मांगी होगी, पुराने दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ आपने फ़ोन किया होगा, कहा होगा,
और इस समय आपको लोग बदले बदले नजर आए होंगे? अभी तक तो नहीं सुधीर जी, अभी तक तो नहीं। मैं तो आज पहली बार ही इस विषय में सामने आया हूँ, क्योंकि जी का बोर्ड सक्षम है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा पुनीत गोयनका उसका एमडी है, वो लोग संभाल रहे थे। मैं तो आज पहली बार आया हूँ सामने। अब मैं बोलूँगा, मैं लोगों से भी बोलूँगा, आपके माध्यम से और दूसरे भी चैनल के माध्यम से। मैंने कहा है कि सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, रेगुलेटर्स को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो सही है वो करिए। केवल एक बात को मत पकड़िए कि एक शेयर होल्डर का अधिकार है, वो ईजीएम बुला सकता है, लेकिन क्या वो टेक ओवर कर सकता है बिना टेक ओवर कोड के शर्तों को पूरा किए? टीवी चैनल, बैंक या दूसरी ऐसी संस्था चलाने से कम नहीं है, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में असर करता है, लोगों के ओपिनियन बदलता है, चाहे एंटरटेनमेंट हो उसके माध्यम, केवल न्यूज़ के माध्यम से नहीं। इसलिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि कोई डायरेक्टर भी आप बदलते हैं तो आपको I&B मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, प्रायर क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और I&B मिनिस्ट्री खुद नहीं देती है, वो होम मिनिस्ट्री को भेजती है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, आती है, तो वो इजाज़त देते हैं। ये तो कहते हैं आप कुछ मत करिए, हमको अपॉइंट करिए। तो ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का किस्सा नहीं है जिसको इन्होंने ऐसा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। ये एक कंपनी को टेक ओवर करने का किस्सा है, एक बिजनेस को टेक ओवर करने का किस्सा है, बिना टेक ओवर कोड की कंडीशनों को, कानून को पूरा किए बिना। मैं बार बार रिपीट करता हूं। आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्को का कोई यहाँ इंडियन पार्टनर भी है जो ऐसा चाहता है? ज़रूर, इंडिया में कोई ना कोई तो है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। वो कौन है मैं उसको गैस नहीं करना चाहूँगा। जी, आखिर में सुभाष जी, हम इस समय करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं। हम आपके और दर्शकों के बीच में नहीं आना चाहते। आपने दर्शकों का इतने 30 साल तक मनोरंजन किया है। आज मैं ये फोरम आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में 190 देशों में लगभग हम इस समय देखे जा रहे हैं और वो सब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाइयों प्रणाम, भाइयों बहनों प्रणाम। मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्रा के पीछे आपकी ताकत है, इसलिए मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँगा। बीच में 1 मिनट के लिए भावुक हो गया था। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप नहीं चाहते तो ये विदेशियों के हाथ में, इन्वेस्को के जो पब्लिक शेयर होल्डर के कंपनी के को टेक ओवर नहीं करने देंगे। बात ये है, सबको समझना पड़ेगा, रेगुलेटर्स को, सरकार को भी। ये कंपनी किसी की बपोती नहीं है, ये पब्लिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसके। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और आपका सपोर्ट ज़रूर दीजिए, अपने जिस भी माध्यम से देना चाहते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करिए, क्योंकि जब आपने देखा है मुझे, मैं डीएससी शो के नाम से एक कार्यक्रम करता था, उस पे भी मेरे पास कम से कम 2 करोड़ लोग उस कार्यक्रम को देखते थे रोज़ाना। मुझे इतनी चिट्ठियाँ, मेल उसकी आती थी, आती हैं। आज भी कहते हैं कि दोबारा शुरू करिए, वो भी दोबारा शुरू करूँगा। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। ये हमारा विश्वास एक दूसरे का बना रहे, इतना ही मेरी भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और जैसा हम आपको बता रहे थे कि देश का जी जो है इस समय ट्रेंड कर रहा है, लोग आपका साथ दे रहे हैं और इस समय जब आप जा रहे हैं तो ये पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हमारा जो हैशटैग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी टीवी और इन्वेस्को का जो विवाद चल रहा है, उसमें अभी आपने जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा का पक्ष सुना और उनकी बातें सुनकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक विदेशी कंपनी जी टीवी नाम के इस कोहिनूर हीरे को भारत से छीनना चाहती है। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में इन्वेस्को की नहीं बल्कि उन 2.5 लाख शेयर होल्डर्स की सुनी जाएगी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं और जिनको इस कंपनी पर, इस कंपनी के बोर्ड पर, मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है। हमारे हैशटैग देश का जी, इस पर लगातार आप सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग जी टीवी को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों ने हमें यह भी लिखा है कि हम आपको जी टीवी के उन पुराने कार्यक्रमों की एक झलक
एक बार फिर से दिखाएं, जिन्हें देखते हुए भारत की न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। तो इसलिए वो झलक आप फिर से देखिए। अपनी कुर्सी पर क्या समझती हैं आप कि अपने पैसों से किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है? आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो क्या है कि मैं और अलक मैडम हम लोग शादी कर रहे हैं। ये सवाल सतीश ने पूछा इसलिए कह रहे हो। अगर योगेश ने यही बेतुकी बातें मत करो सावी। सतीश मेरा उतना ही बेटा है जितना कि योगेश है। स्वीटी, एक बात बता, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? लड़का ढूंढने। क्या? श्रीलंका घूमने? स्वीटी, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बानी, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते मिस्टर वालिया। यही तो एक चीज है जो इतने साल आपका साथ देगी और बाद में भी। सावन की घटा छाई, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे शीश लाल लाल। असल में तारीफ का सारा क्रेडिट इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम के बनाने वालों को, इस प्रोग्राम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने भी पूरे यूनिट के लोग इन्वॉल्व हैं, असल में क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने एक अंताक्षरी जैसी मामूली सी घर की चीज को इतने बड़े पैमाने के ऊपर बना दिया। तो क्रेडिट, थैंक यू वेरी मच।